अब आप देखिए, सारी नारेबाजी लोकतंत्र के नाम पर हो रही है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो रही है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही है। और कितनी बड़ी बात है, आप सब जानते हैं, आप देश के किसी भी शहर में रहते हो और किसी भी राज्य में रहते हो, आपके शहर में भी, हर राज्य में, हर शहर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पुलिस भी जा नहीं सकती। और अपने ही देश में इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करना, उन पर कार्रवाई करना हमारी ही एजेंसियों के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, आप यहां देख पा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। ये आम लोगों के बीच में ऐसे घुल मिल जाते हैं, भीड़ में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आपको उस भीड़ को देखकर यह पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो देशद्रोही हैं, वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे समाज को तोड़ दें, हमारे देश को तोड़ दें, पता ही नहीं चलेगा। और ये समाज का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल काम है। इस छापेमारी में सबसे ज्यादा 22 लोग केरल से, कर्नाटक और महाराष्ट्र से 20-20 लोग, तमिलनाडु से 10 और असम से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से भी पीएफआई के 3 लोगों को एनआईए ने पकड़ा है। हालांकि अब यहां बड़ा सवाल यह है कि पीएफआई पर एनआईए और दूसरी एजेंसियों ने यह रेड आखिर की क्यों है। आप भी जानना चाहेंगे कि ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने किया क्या था। इस कार्रवाई के पीछे टेरर फंडिंग और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को एक बहुत बड़ी वजह बताया गया है। आप जानते हैं, आईएसआईएस दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी संगठनों में से एक है। एनआईए ने अदालत में यह कहा है कि पीएफआई द्वारा देश भर में ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी। इसके अलावा यह भी आरोप है कि जिन लोगों को पीएफआई द्वारा ये ट्रेनिंग दी गई, वो लोग बाद में आईएसआईएस में शामिल हो गए और आतंकवादी बन गए। और ईडी ने भी यही कहा है कि पीएफआई के बैंक खातों से टेरर फंडिंग की गतिविधियों के बारे में पता चला है। और यह बात भी सामने आई है कि ये संगठन भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए प्रशासनिक सेवाओं से लेकर दूसरे क्षेत्रों में एक संगठित साजिश पर काम कर रहा था। अब सोचिए, ये कितनी खतरनाक साजिश है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। और इससे पहले हम बड़े गर्व से कहा करते थे कि आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन में हमारे देश का कोई युवा नहीं गया। हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मुसलमान युवा इस संगठन में शामिल नहीं हुआ। लेकिन अब आपको यह समझ में आएगा कि पीएफआई के जरिए आईएसआई जैसे संगठन जो हैं, वो पूरे देश में अपना जाल बिछा चुके हैं। उनका नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। केरल से लेकर असम तक, दिल्ली तक, हमारे 15 राज्यों को इन्होंने कवर किया है। 15 राज्य तो वो है जहां पर हमने रेड की है और वहां पर युवाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यह पूरा ऑपरेशन इतना संवेदनशील था कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह को इस रेड से जुड़ी एक एक जानकारी रियल टाइम में दी जा रही थी। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी रेड के लिए गई टीमों के साथ लगातार संपर्क में थे, क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव था, कुछ भी हो सकता था। ये सारे लोग इतने खतरनाक हैं कि देश में आग लगा सकते थे, दंगे करा सकते थे और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। इसके अलावा आज इस कार्रवाई के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पीएफआई से जुड़ी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और पीएफआई वही इस्लामिक संगठन है जिस पर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कई शहरों में दंगे कराने के पहले आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा उन पर शाहीन बाग के आंदोलन को भी फंडिंग के आरोप लगे थे। और कर्नाटक में आजकल जो मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके पीछे भी पीएफआई नाम का ही यही संगठन है। और आपको याद होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने यह लिख कर दिया है कि हिजाब को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसके पीछे पीएफआई है और पीएफआई मुस्लिम छात्राओं को भड़का रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। पीएफआई भारत के मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की बात करता है, दावा करता है, लेकिन सच यह है कि पिछले एक दशक में भारत में जितने बड़े दंगे और आंदोलन हुए हैं, उनमें इस संगठन की भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है। और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि संस्था की स्थापना का इतिहास अयोध्या से जुड़ा हुआ है। उस वक्त केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, कर्नाटक में फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु में मिनिथा निथि परसाई का गठन हुआ था, पासाराई का गठन हुआ था। और ये सारी संस्थाएं उस जमाने में अयोध्या में राम मंदिर की मांग का विरोध कर रही थी।
हालांकि जब काफी वर्षों के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिली तो इन सभी संगठनों का विलय कर दिया गया, और विलय करने के बाद जो एक संगठन बना उसका नाम है पीएफआई। शुरुआत में पीएफआई का मुख्यालय केरल में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और धीरे धीरे कई राज्यों के संगठनों ने अपना विलय पीएफआई में कर दिया। इससे यह संगठन अब तक 23 राज्यों में फैल चुका है और इसके पास करीब 4 लाख सदस्य हैं। पीएफआई पर यह आरोप भी है कि वो उसी आतंकवादी संगठन का बदला हुआ प्रारूप है जिस पर भारत में वर्ष 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था, और आपको याद होगा उसका नाम था सिमी। ऐसा कहा जाता है कि सिमी के कई पूर्व सदस्य अब पीएफआई में सक्रिय हैं, इसलिए पीएफआई को आप सिमी का ही एक नया वर्जन कह सकते हैं। और आपने देखा होगा ये बड़े बड़े आतंकवादी संगठन जो होते हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, जब सरकारें और यूनाइटेड नेशंस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें बैन कर देती हैं तो वो एक नए नाम से जो है काम करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ भी यही है। यह संगठन इतना खतरनाक है कि आज अगर इस पर भारत सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा भी दिया तो भी यह दूसरे नामों से देश भर में काम करता रहेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देश भर में पीएफआई के कुल 4 लाख सक्रिय सदस्य हैं। इनमें 15,000 से ज्यादा सदस्य ऐसे हैं जो सुरक्षा बलों के जवानों की तरह पूरी तरह से ट्रेंड हैं। जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, ये वही कार्यकर्ता हैं अभी जिनको लेकर थोड़े दिन पहले इसी सितंबर के महीने में पीएफआई ने अपना महासम्मेलन किया था केरल में, और वहां उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से करने की कोशिश की थी। इसके अलावा पीएफआई के अपने 8 से ज्यादा संगठन ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत माने जाते हैं। आज बड़ा सवाल यह है, उस दिन भी हमने आपसे यही कहा था, ये सारे जो 4 लाख ट्रेंड और ब्रेन वॉश्ड कार्यकर्ता हैं, अगर पीएफआई ने इन्हें आपके पीछे छोड़ दिया तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि 4 लाख स्लीपर सेल्स हमारे देश में सक्रिय हैं, 4 लाख टाइम बॉम्ब्स हमारे देश में अलग अलग जगहों पर टिक टिक कर रहे हैं। जैसे जो दूसरे संगठन हैं उनमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पीएफआई का राजनीतिक संगठन है, सीएफआई उनका छात्र संगठन है, एनडब्ल्यूएफ महिला संगठन है, और ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल भी एक संगठन है जो मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों को अपने साथ जोड़ता है। यानी इन्होंने अपने बहुत सारे संगठनों को बनाकर रखा है और ये समाज के हर तबके को, हर वर्ग को अपने साथ जोड़ रहे हैं। छात्रों को भी जोड़ रहे हैं, प्रोफेशनल्स को जोड़ रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पीएफआई की इतनी सारी दुकानें हैं कि अगर इनमें से एक दुकान पर भी सरकार ने ताला लगा दिया या सील कर दिया, तब भी यह संगठन भारत में कोई ना कोई इस्लामिक कट्टरपंथ फैलाता रहेगा। एक संगठन को आप प्रतिबंधित करेंगे तो यह दूसरे संगठन में विलय हो जाएगा, दूसरे को प्रतिबंधित करेंगे तो तीसरे संगठन में विलय हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इतने सारे संगठनों को बनाकर रखा है और ये लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन इन पर बैन होगा, इसलिए इतने सारे संगठनों का जाल बुन लिया है। एक बैन हुआ तो दूसरा संगठन सक्रिय हो जाएगा। ये इनकी रणनीति है। अब आपको बताते हैं 2010 की एक घटना। उस समय पीएफआई के एक सदस्य ने केरल के एक प्रोफेसर का सिर्फ इसलिए हाथ काट दिया था क्योंकि उस प्रोफेसर ने एक प्रश्न पत्र में सीपीएम के नेता पीटी कुंजू मोहम्मद की उसके बारे में एक लघु का जिक्र किया था। इस प्रोफेसर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने इस कहानी का जिक्र करते हुए पीटी कुंजू का पूरा नाम लिखने की बजाय केवल मोहम्मद लिख दिया, जिसके बाद पीएफआई ने इस कॉलेज के मुस्लिम छात्रों को भड़काकर इस प्रोफेसर को मारने की योजना बना दी और बाद में उनका खुलेआम सबके सामने हाथ काट दिया गया था। तस्वीर आपको आज दिखा रहे हैं। ये प्रोफेसर ईसाई धर्म के थे और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी गलती इनसे ये हुई थी कि उन्होंने पूरे नाम की बजाय मोहम्मद लिख दिया था और हाथ इनका काट दिया गया। आजकल देश में ये धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है, आपने भी देखा होगा, अक्सर सोशल मीडिया पर आप भी पढ़ते होंगे कि न्यूज चैनल्स पर जो एंकर्स हैं वो हेट स्पीच या नफरती बातें बोलकर समाज में नफरत फैला रहे हैं। एंकर्स पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है और न्यूज चैनल के एंकर्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या यह बात सही है? हकीकत यह है कि आज नफरत फैलाने के लिए टीवी एंकर्स को दोष देना तो बहुत आसान है, लेकिन सोचिए जो नफरत और कट्टरपंथ खुलेआम देश के इतने सारे राज्यों में, 23 राज्यों में
शहरों में, गांवों में पीएफआई जैसे संगठन फैला रहे हैं, उसे आखिर कौन रोकेगा? और अगर पीएफआई जैसे संगठनों को हमारे जैसे एंकर्स ने खुला छोड़ दिया, इन पर सवाल उठाना बंद कर दिया, इनकी पोल खोलना बंद कर दिया, इनकी कड़वी सच्चाई आपके सामने, खतरनाक सच्चाई दिखाना बंद कर दिया, तो आप सोचिए ये संगठन हमारे ही देश में कितने मजबूत हो जाएंगे। आज अगर कोई पत्रकार इन इस्लामिक संगठनों का कड़वा सच लोगों को बताता है, तो ये संगठन, इनका नेटवर्क इतना मजबूत है, ये उस पत्रकार के पीछे या उस एंकर के पीछे पड़ जाते हैं और सोशल मीडिया पर उसे सांप्रदायिक बताकर उसकी लगातार ट्रोलिंग की जाती है, उसकी बदनामी की